आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो, मेरे आवाज आ रही है ना सबके पास? तुम लोग आज क्लास टेस्ट लेंगे गूगल क्लासरूम में डब्ल्यू रेनफोर्स्ट बीम का। उसका तुम लोगों का एक न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें टाइम रहेगा और एक थ्योरी क्वेश्चन भी रहेगा। उसमें तुम लोगों का 3:15 PM को सबमिट कर देना है तुम लोगों को, ठीक है? 1 आवर रहेगा। 2:15 से लेके 2:15 PM से लेके 3:15 PM, ठीक है? 1 रहेगा। तो तुम लोग गूगल क्लासरूम में आ जाओ अभी। 1 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? 1 आवर्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है? हाँ, अभी 2:15 से क्वेश्चन रहेगा 2, और तुम लोग गूगल क्लासरूम में आ जाओ अभी। उसी का बेसिस में अटेंडेंस भी ले लेंगे गूगल क्लासरूम में। कूल, ऐड हो ना तुम लोग, जहाँ से आता है तुम लोगों का, हो ना? हाँ ठीक है, उसी में ही आएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है? ठीक है, सब कोई गूगल क्लासरूम में आ जाओ। बताओ जे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है और डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, इस दोनों का डिफरेंस क्या है, सिंगली और डबली का? कौन सा साइट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं सिंगली के केस में? टेंशन वाला में। और डबली के केस में? हाँ, डबली रेनफोर्स्ड बीम हम लोग किस लिए प्रोवाइड करते हैं? कोई तो रीजन होगा जिसके वजह से हम लोग डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम का हेल्प ले रहा है, सिंगली का यूज नहीं कर रहा है। और कोई? और 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 कोई? हम लोग ज्यादा लोड प्रोवाइड करेंगे, उसके केस में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? देखो, हमारा सिंगली के केस में हम लोग टेंशन वाला साइड में रेनफोर्समेंट देते हैं, पर डबली के केस में हम लोग
कंप्रेशन में भी दिया जाता है, ये हमारा कंप्रेशन और ये हमारा टेंशन वाले रीजन, दोनों में हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। किस लिए किया जाता है? क्योंकि जब हमारा कोई सेक्शन हो, हमारा बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग सिंपली जो रेनफोर्स्ड बीम है उसका जो स्टील प्रोवाइड किए हैं वो सह नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा लोड है यहाँ पे, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है वो सह नहीं पा रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करना है। किंतु हमारा जो सेक्शन है उसका साइज है B/D, उस मिनिमम एक डायमेंशन, लिमिटेड डायमेंशन के हमारे पास सेक्शन का साइज है। तो हमारा जब इतना ही सेक्शन का साइज है, इससे हम लोग सेक्शन को बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग इस सेक्शन का, इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, टेंशन वाले साइड में तो रेनफोर्समेंट रखते हैं, उसके साथ हम लोग कंप्रेशन वाले भी साइड में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि हमारा कंप्रेशन वाले साइड में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जो स्टील रहता है ना वो शेयर रेजिस्ट करने का इसका काम करता है, शेयर को रेजिस्ट कर सकता है। यहाँ पे जो कंप्रेशन वाले साइड में हम लोग स्टील प्रोवाइड किए, तो ये हमारा जो शेयर आता है सेक्शन में, वो रेजिस्टेंस पावर इसका ज़्यादा होता है, शेयर रेजिस्टेंस पावर इसका कंप्रेशन, इस जो कंप्रेशन वाले साइड में जो स्टील प्रोवाइड करते हैं इसका शेयर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम लोग कंप्रेशन वाले भी साइड में हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं और टेंशन वाले भी साइड में स्टील प्रोवाइड करते हैं। किस कंडीशन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं? जब हमारा एक्सटर्नल जो बेंडिंग मूवमेंट आता है ना, एक्सटर्नल जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से भी ज्यादा हो जाता है, इसके केस में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम का प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जो सेक्शन का जो डायमेंशन होता है, सपोज हमारा B/D डायमेंशन का है, इस सेक्शन जब हमारा लिमिटेड डायमेंशन का होता है, इसके केस में भी हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम का हेल्प लेते हैं। तो इसका कौन कौन सा वाले पोर्शन में, जब हमारे सिंगली रेनफोर्स केस में, सपोज तुम सोच रहे होंगे हम लोग जब इतना B/D सेक्शन का साइज है, ठीक है, हम लोग इसका डेप्थ को लेंथ कर देंगे तब हमारा सेक्शन सह लेगा इसका जो जितना ज्यादा लोड आया, किंतु ऐसा सह नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग डेप्थ को इंक्रीज करेंगे, उसके केस में हमारा सेक्शन का जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, किंबा ज्यादा भी रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड भी कर देंगे तो हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है। जब हमारा ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए तो हमारा अचानक से फेलियर होने का भी चांसेस रह जाता है, क्योंकि हम लोग नीचे वाले पोर्शन में इतना ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, जैसे हमारा लोड सह लेता है। किंतु एक प्रॉब्लम है, जो हमारा नीचे जो टॉप वाले बॉटम वाले पोर्शन जो होता है, इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट ज्यादा पोर्शन तक प्रोवाइड कर भी देते हो तो यहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन बन जाता है, जिसके वजह से ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, सडन फेलियर होता है। तो हमारा सेक्शन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसी वजह से हम लोग कंप्रेशन वाले भी साइड में हम लोग स्टील प्रोवाइड करेंगे, प्लस टेंशन वाले भी साइड में हम लोग स्टील को प्रोवाइड कर देते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन के केस में, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम हम लोग उसको बोलते हैं जब हमारा स्टील का जो रेनफोर्समेंट इज द प्लेस्ड इन द टेंशन एज वेल एज द कंप्रेशन जोन इज कॉल्ड द डबली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये सब कंडीशन है जो हमने बताया, जब हमारा सेक्शन को ऑल ओवर जो सेक्शन होता है उसका जब हमारा कौन कौन सा कंडीशन होता है, एक होता है बेंडिंग मोमेंट ऑल ओवर जो सेक्शन होता है, तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हुआ तो इसके केस में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम का प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड हमारा जो कंडीशन है, जब हमारा जो डायमेंशन होता है बीम का, जो उसका डायमेंशन जब लिमिटेड होता है, डायमेंशन आर द लिमिटेड, उसके केस में इस कंडीशन में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा कंडीशन है, कंडीशन एक मिनट, क्या बोल रहे हो, कंडीशन फॉर द डबली रेन, हाँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले ना, उसके बाद बीम और कॉलम का डिजाइन बाद में आएंगे।
सिंगली के केस में जो बीम का और स्लैब का ये सब का डिजाइन होता है ना, तो वो सब हम लोग बाद में करेंगे। डब्ल्यू का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी कैलकुलेट कर लो कैसे होता है। उसके बाद टी बीम आएगा, टी बीम का भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होता है कैलकुलेट। उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। बीम का डिजाइन, जो सिंगली का जो बीम का डिजाइन होता है उसका कितना डिफ्लेक्शन होता है वो बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला कैलकुलेट कर लो। तो ये सब कंडीशन में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड किया जाता है। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस कोई किए हो? कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम को? चंदन, कोई किए हो डब्ल्यू वाला? कैसे किया जाता है डब्ल्यू के केस में? डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम के सेक्शन में, हाँ, और टोटल कंप्रेशन कौन कौन से किसके किसके लिए हम लोग करते हैं? टोटल जो कंप्रेशन आता है, कंप्रेसिव जो फोर्स लेते हैं, तो किसका किसका केस में लेते हैं? चलो इसका, हाँ, और हम लोग देखो, जो हमारा डबली रेनफोर्स सेक्शन है उसको एनालिसिस करते टाइम इसको हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड कर ले रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जो है ये हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जैसा डिजाइन होगा, और सेकेंड जो सेक्शन है इसको हम लोग अलग से डिजाइन करेंगे। सपोज हमारा जो फर्स्ट, जो हम सपोज हम लोग लेके चलते, जो हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टोटल हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग एम यू लिमिटिंग लेके चल रहा है, और प्लस सेकेंड सेक्शन, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन और ये हमारा सेकेंड सेक्शन है, तो इसके केस में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम ऑफ द U2 लेके चल रहा है। ठीक है, पहले समझा देती हूँ। तो देखो, एमयू लिमिटिंग जो लिए है हमारा फर्स्ट सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और सेकेंड सेक्शन के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU2 है। तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा? कितना आएगा टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? कोई बताओ कितना आएगा टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? ये हमारा एमयू लिमिटिंग हुआ तो, और ये MU2 हुआ तो। तो कितना होगा? एमयू लिमिटिंग को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एमयू लिमिटिंग ले रहा है ये हमारा सेम बताया है, बैलेंस सेक्शन जैसा है, और हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे एमयू लिमिटिंग का जो वैल्यू होगा। तो सिंगले के केस में हमारा क्या वैल्यू आया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, और कंप्रेसिव एक्शन के केस में? ठीक है, चलो, और हमारा नेक्स्ट हमारा आता है, उसके बाद नेक्स्ट बताती हूँ। ये हमारा टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एमयू का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारा देखो दिया है, जो हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे एमयू इज इक्वल टू एमयू लिमिटिंग प्लस ऑफ द एम ऑफ द U2, जो हमारा टोटल सेक्शन का जो टोटल मूवमेंट लेंगे। तो उसके बाद हम लोग आते हैं इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। तो इसका हम लोग पहले न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं डबल रेनफोर्स सेक्शन के केस में। सपोज हमारा, सबको देख रहा है ना इसका पिक्चर? देख रहे हैं?
ये हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम है, जिसके हमारा जो टोटल जो कंक्रीट के केस में स्ट्रेन कितना आता है, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035, और स्टील के केस में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, ये देखो स्टील के केस में कितना होता है मैक्सिमम स्ट्रेन, देखो ये दिया हुआ है। हाँ ये होता है, ये हमारा कौन सा डायग्राम है, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम में क्या हुआ था, जो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो स्टार्टिंग में पैराबोलिक था, उसके बाद स्ट्रेट था, तो इसी वजह से इसका जो स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक होता है, उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है। तो हमको पहले कैलकुलेट करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन के केस में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो हमारा ग्राफ है ना आईएस कोड में एक्सट्रेस्टेन कर्व आता है, एक ग्राफ आता है जिसके देखो स्टार्टिंग में पैराबोलिक होता है, उसके बाद स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेस्टेन कर्व है, देखना आईएस कोड में दिया हुआ है। क्योंकि हमारा जो ग्राफ जो होता है ना स्ट्रेस्टेन कर्व, उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम स्टार्टिंग देखो ये पैराबोलिक होता है, ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है, ग्राफ देखो आईएस कोड में है। आईएस कोड का कौन सा वाला पेज में है, याद है किसी को, ग्राफ जो करवाए थे, याद है लिमिटेड मेथड का, आईएस कोड खोल के देखो, देखो आईएस कोड खोल के देखो, कौन हो, नाम बताओ, नीतीश कुमार। आईएस कोड खोलो, लिमिटेड मेथड, आईएस कोड में पेज नंबर 69 में जाओ, देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है कंक्रीट के केस में, सबको तो ऐड करवा दिए है। वहाँ पे देखो जो कर्व है, कर्व का देखो स्टार्टिंग हमारा पैराबोलिक है, जो ग्राफ है आईएस कोड का 69 नंबर पेज में। हम पिछले क्लास में भी तुम लोगों को बता दिए थे, जो कर्व आता है जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करवाए थे, एनालिसिस करवाए थे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में, जो हमारा स्टार्टिंग पैराबोलिक जा रहा है उसके बाद स्ट्रेट हो जा रहा है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आईएस कोड का हिसाब से हम लोगों को कर्व कहाँ से मिला, आईएस कोड से। तो आईएस कोड में जो हमारा ग्राफ है उसका बेसिस में हम लोग स्ट्रेस जो डायग्राम करती हूँ उसका स्टार्टिंग हम लोग पैराबोलिक लेते हैं, उसके बाद हमारा स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमारा फर्स्ट जो हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन में ए कितना विड्थ है, हम लोग बी लिए हैं, ये हमारा विड्थ ऑफ द बीम है, और न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना है, एक्सयू है, देखो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है ए है, एक्सयू है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, और इफेक्टिव डेप्थ डी को बोला जाता है, इफेक्टिव डेप्थ टॉप से लेके हमारा जो रेनफोर्समेंट होता है उसका सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम है डी है। और एफ ऑफ द एससी क्या होता है, एफ ऑफ द एससी क्या होता है, कौन बताएगा, एफ ऑफ द एससी होता है, नहीं स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है स्ट्रेस। एफ ऑफ द एससी क्या होता है, हमारा जो कंप्रेशन वाला स्टील, कंप्रेशन वाले साइड में जो हम लोग स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसके वजह से जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है वही हमारा एफएससी है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, ठीक है। तो उसके बाद डी डेस्ट क्या होता है, डी डेस्ट हमारा इफेक्टिव कवर है, देखो हमारा जो कंप्रेशन जोन से लेके हमारा कंप्रेशन देखो जोन का जो स्टील है उसका सेंटर से लेके उसका टॉप तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोग डी डेस्ट लिए हैं। तो डी डेस्ट का जो वैल्यू है डी डेस्ट, इसको हम लोग इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील, ठीक है, इसको हम लोग इफेक्टिव कवर ले रहा है कंप्रेशन स्टील के केस में हमारा डी डेस्ट का वैल्यू है, ठीक है। और हमारे एफ ऑफ द सीसी क्या होता है, एफ ऑफ द सीसी, हाँ कंक्रीट देखो स्ट्रेस इन द कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द स्टील,
ठीक है। जहाँ पे हमारा देखो स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस पोर्शन में जो हमारा जो कंक्रीट रहेगा, ठीक है, तो हमारा उस पोर्शन में जो कंक्रीट हम लोग डालते हैं ना, उसका स्ट्रेस को हम लोग ले रहा है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द स्टील। किंतु यहाँ पे हम लोग खाली रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब एनालिसिस करेंगे उसके बाद बताएंगे एफ ऑफ द सीसी का क्या काम है। उसके बाद आता है हमारा एएससी। एएससी क्या होता है? हमारा एरिया ऑफ द कंप्रेशन स्टील, मतलब ये जो हमारा कंप्रेशन स्टील का जो एरिया है, इसको हम लोग एएससी लेके चल रहा है, ठीक है। और एएसटी क्या होता है? ये हमारा टेंशन वाले स्टील का जो एरिया है, इसको हम लोग एएसटी लेके चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कंप्रेशन, देखो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पिक्चर से हम लोग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारे पास देखो जो कंप्रेशन है C1, ठीक है। C1 क्या है? C1 इज इक्वल टू फोर्स, हम लोग C1 और C2 लेके चल रहा है। C1 प्लस C2 वो हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स आएगा। तो हमको पहले कैलकुलेट करना है C1 का वैल्यू। तो C1 क्या है? फोर्स कैरेट, फोर्स कैरेट बाय कंप्रेशन स्टील ASC, ठीक है। सॉरी, फोर्स कैरेट बाय कंक्रीट एरिया, फर्स्ट वाला हमारा कंक्रीट एरिया के लिए फोर्स है। फोर्स कैरेट टोटल जो हमारा कंक्रीट का जो एरिया है उसके वजह से हमारा फोर्स लेके चल रहा है C1। C1 इज इक्वल टू द फोर्स कैरेट बाय द कंक्रीट एरिया, ठीक है। और C2 क्या है? C2 क्या होगा? जो हमारा जो कंप्रेशन स्टील है उसका कंप्रेसिव फोर्स कितना आ रहा है, उसको हम लोग C2 बोल रहा है। C2 इज इक्वल टू कंप्रेसिव, तुम लोग कॉपी में भी करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कंप्रेसिव फोर्स कैरेट बाय कंप्रेशन स्टील ASC, ठीक है। ये हमारा C1 और C2। C1 क्या है? फोर्स कैरेड बाय द कंक्रीट एरिया, कंक्रीट एरिया में जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है ये हमारा C1 है। और C2 क्या है? कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव हमारा कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव फोर्स कैरेड बाय द कंप्रेशन स्टील ASC, ठीक है। तो हमारा जो टोटल कंप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? C1 कितना है पहले हम लोग ए बताते हैं। C1 क्या होता है? हाँ बोलो। पैराबोलिक वाले पोर्शन में देखो C1 और C2 का वैल्यू दिया हुआ है। C1 हमारा कंक्रीट के एरिया के वजह से कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है, और C2 क्या ले रहा है? C2 हमारा जो स्टील प्रोवाइड किया हुआ है ना, उसके वजह से हम लोग जो कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है, माने कंप्रेशन स्टील जो है उसके वजह से हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है उसका वैल्यू हम लोग C2 ले रहा है। ये हमारा IS कोड है, IS 456 19 हम बता रहे हैं। ये हमारा इसका जो वैल्यू है ना, ये टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पेज में जाएंगे ना, इसको भी हम लोग डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट डिवीजन हम नेक्स्ट पेज में बताएंगे। ये हमारा टोटल दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में और भी डायग्राम में जाएंगे जिसमें हमारा आरेख स्ट्रेस डायग्राम है। ये देखो, ये जो है बताते हैं, ये बाद में बता रहे हैं। अभी टोटल वाला देखो, टोटल हमारा जो कंप्रेसिव स्टील के केस में जितना आ रहा है, और हमारा कंक्रीट की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, ये जो टोटल है इसको हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो देखो सी में जो दिया है ना, ये टोटल फोर्स आ रहा है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, मतलब कंक्रीट के लिए भी आ रहा है
C1 वाला पे पोर्शन में जो फोर्स कैरिड बाय द कंक्रीट एरिया, और C2 क्या है जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स है, इसके वजह से हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, जो कंप्रेशन वाले स्टील की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, उसका वैल्यू हम लोग C2 लेके चल रहा है। तो हमारा C1 कितना आएगा? C1 कितना वैल्यू होगा? C1 हम लोग क्या बोले, कंक्रीट के एरिया की वजह से हमारा जितना कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो हमारा जो सिंपली रेनफोर्स्ड बीम था ना, उसका जो C1 का वैल्यू, जो टोटल जो कंप्रेशन कितना आया था, टोटल कंप्रेशन C का वैल्यू सिंपली रेनफोर्स्ड बीम के केस में, वही हम लोग C1 लेंगे, क्योंकि सेम है फोर्स कैरिड बाय द कंक्रीट एरिया। कंक्रीट एरिया में जो हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, जो हमारा जो सिंपली रेनफोर्स्ड बीम के केस में जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स आ रहा था, उसी को ही हम लोग C1 लेंगे। तो C1 कितना आया था सिंगली के केस में, बताओ? 0.36 FC के इंटू B इंटू XU, ठीक है। तो हमारा C2 का वैल्यू कितना होगा? C2 का वैल्यू कितना होगा, किसी को पता है C2 का वैल्यू कितना होगा? एफ ऑफ द एससी क्या है? हमारा कंप्रेसिव वाला जो स्टील है उसके केस में स्ट्रेस है, उसको हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंप्रेशन वाले स्टील के केस में हमारा एरिया कितना है? एससी है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंप्रेसिव वाले स्टील जो प्लेस्ड है ना जिस कंक्रीट का ऊपर, तो ये वाला इस पोर्शन में हमारा कंक्रीट नहीं है, बस स्टील ही है। कंप्रेसिव वाला जो स्टील जहाँ पे प्लेस है, इसके तरफ देखो, ये वाला पोर्शन में क्या है, हमारा कंक्रीट नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेस को भी हम लोग माइनस करेंगे। तो उसका कैसे माइनस करेंगे? जो हमारा जिस पोर्शन में कंक्रीट नहीं है, स्टील प्रोवाइड किया है, उसका स्ट्रेस हम लोग लेके चल रहा है FCC इंटू हमारा कंप्रेशन वाले स्टील का एरिया ASC। ये समझ में आया C2 कैसे मिल रहा है? ये दोनों समझ में आ गया ना, C1 C2, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इजी है निकालना। बता रहे, देखो हमारा C1 क्या है, जो हम लोग सिंपली रेनफोर्स्ड बीम के केस में जैसे हम लोग टोटल कंप्रेशन कैलकुलेट किए थे, वही हमारा C1 है। C1, तो C1 का वैल्यू हमारा आया 0.36 एफ ऑफ द सेक इंटू XU इंटू B। तो C2 हमारा क्या है? C2 क्या बोल रहा है? कंप्रेसिव फोर्स कैरिड बाय द कंप्रेशन स्टील ASC, ठीक है। तो C2 क्या है? यहाँ पे देखो कंप्रेशन वाले एरिया में हम लोग स्टील प्रोवाइड करके रख रहा है, तो इस पोर्शन में हमारा कंक्रीट का एरिया भी माइनस होगा ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे कंक्रीट का एरिया को हम लोग माइनस कंक्रीट की वजह से जो हमारा फोर्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन में कंक्रीट नहीं है, कंक्रीट का जायगा में स्टील रख रहा है, तो स्टील का जितना स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ इस पोर्शन में जेहेतु कंक्रीट नहीं है, तो कंक्रीट का स्ट्रेस को हम लोग माइनस कर देंगे। मतलब कंक्रीट की वजह से जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है उसको हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन हमारा जो कंक्रीट नहीं है, बस स्टील ही प्लेस किया हुआ है। कंक्रीट का एरिया का जायगा में हम लोग स्टील प्लेस करके रखे, तो स्टील का जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है उसको हम लोग कंक्रीट का फोर्स से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंक्रीट का जायगा में स्टील को रखे हुए है, तो इसका एरिया हम लोग तो माइनस करेंगे ना कंप्रेसिव फोर्स का। जो हमारा कंक्रीट का जो फोर्स है यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स है, क्योंकि कंक्रीट का ऊपर हम लोग स्टील प्लेस कर रहा है, तो उसको तो हम लोग माइनस करेंगे। तो इसी वजह से इसको हम लोग माइनस कर दे रहा है। और एफ ऑफ द एससी का जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग ना 0.45 FC के लेके चलते, जो हमारा जो टोटल जो स्ट्रेंथ है ना कंक्रीट के केस में जो आया था, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है 0.45 FC के, इसका वैल्यू ना एफ ऑफ द CC का कोई कोई बुक में देखना 0.45 FC के लेके चल रहा है। क्यों ले रहा है? यहाँ पे मैक्सिमम जो कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, उसी को
एफ ऑफ द सी को ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल जो स्ट्रेंथ आ रहा है कंक्रीट के केस में उसी को ले रहा है एफ ऑफ द सी के वैल्यू। कोई कोई बुक में होगा, तुमको रामानुथन में मिल जाएगा, पुण्या में मिल जाएगा, वो लोग एफ का वैल्यू 0.45 एफ के ले रहा है। किंतु लास्ट में जब हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, एफ ऑफ द सी का वैल्यू ना हम लोग जीरो ही ले लेते हैं। इतना स्मॉल वैल्यू है ना, इसको हम लोग जीरो ही लेके कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलो, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग लास्ट में एफ का वैल्यू जीरो ही लेके चलते हैं आईएस कोड का अनुसार। किंतु ये जो एफ का जो वैल्यू है 0.45 एफ के तुमको कोई कोई बुक में मिल जाएगा इसका वैल्यू, और कोई कोई बुक में तुमको एफ ऑफ द सी भी मिलेगा जिसका नहीं वैल्यू दिया है 0.45 एफ के। तो समझ में आया C2 कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एफ का वैल्यू तुम लोगों को जीरो ही लेना पड़ेगा लास्ट में, कोई भी वैल्यू लो 0.45 एफ को भी हम लोग जीरो ही लेके चलते हैं लास्ट में। बताएंगे किस लिए, मतलब इतना छोटा वैल्यू आता है एफ का, पता है एफ इक्वल टू 0.45 एफ के, इतना छोटा वेरी स्मॉल वैल्यू है जिसके वजह से एफ को हम लोग जीरो ही लेके पकड़ के चलते हैं। तो और C2 को हम लोग एफ ऑफ द एस इंटू एस नेक्स्ट में बताएंगे। अभी इसको ये लेके चलो, C1 का वैल्यू कौन सा होगा, C1 और C2 का वैल्यू बताओ हमको पहले। C1 कितना होगा, लास्ट में क्या मिला, C1 का वैल्यू कितना है, C1 0.36 एफ के इंटू XU इंटू बी, और C2 कितना मिला हमको, C2 कितना मिला, एफ ऑफ द AC इंटू AC माइनस FCC इंटू AC। ठीक है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। तो हमको टोटल कंप्रेशन कितना आएगा, टोटल कंप्रेशन C1 का वैल्यू हमको मिल गया, C2 का वैल्यू भी मिल गया। तो टोटल कंप्रेशन कितना होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C इज इक्वल टू कितना है, C1 प्लस ऑफ द C2। तो C1 हमको कितना मिला, C1 टोटल कंप्रेशन C1 का वैल्यू 0.36 एफ के इंटू XU इंटू बी प्लस एफ ऑफ द AC इंटू AC माइनस FCC इंटू AC। ठीक है, FCC इंटू AC। तो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। टोटल हमको कंप्रेशन मिल गया, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू कितना है, 0.36 एफ के इंटू XU इंटू बी प्लस एफ ऑफ द AC माइनस एफ ऑफ द CC इंटू AC। ठीक है, और हमारा टोटल टेंशन कितना होता है, टोटल टेंशन सिंगली रेनफोर्स बीम के केस में कितना आया था, तो वही हमारा होगा टोटल टेंशन वाले एरिया में टोटल टेंशन इज इक्वल टू T। तो T का वैल्यू हमारा आएगा 0.87 FY इंटू AST। तो ये हमारा टोटल टेंशन है। तो जो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन है। तो हम लोग टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन कर देंगे तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कंप्रेशन, टोटल जो कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन है। तो हमारा टोटल कंप्रेशन कितना आया था, इतना आया था टोटल कंप्रेशन, और टोटल टेंशन हमारा आया 0.87 FY इंटू AST।
तो टोटल कंप्रेशन कितना है 0.36 FCK इंटू XU इंटू B प्लस F of the SC माइनस F of the CC इंटू ASC इजिकल टू कितना है 0.87 FY इंटू AST इंटू AST। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा XU का वैल्यू। सुधांशु, तुम्हारा लेट क्यों हुआ? तुम सेकंड क्लास में ज्वाइन कर रहे हो, तुमको समझ में आएगा कुछ? सुधांशु, ये है कि नहीं है? सुधांशु, तुमको सुनाई दे रहा है? सुधांशु, हाँ वही कर रहा है। ये तो सेकंड लास्ट क्लास में आया, डी टू डी हो कोई भी हो, उसको तो समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग से कुछ भी हो। बहुत कोई अभी इस क्लास में ज्वाइन किया, स्टार्टिंग से समझ में नहीं आएगा, उसके बाद लास्ट में बोलेंगे समझ में नहीं आया। तो देखो हमारा जो टोटल जो कंप्रेशन कितना आया है, जो टोटल हम लोग देखो डिजाइन में हम लोग क्या किए हैं, हम लोग स्टार्टिंग में किए हैं टोटल जो कंप्रेशन है C1 प्लस C2 है। ठीक है, तो हमारे पास C1 कितना वैल्यू है, जो हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में जो टोटल जो कंप्रेशन है उसका वैल्यू है 0.36 F ऑफ द CK इंटू XU इंटू B। और C2 का वैल्यू हमको कितना मिला, C2 का वैल्यू हमारा आया F ऑफ द SC इंटू ASC माइनस ऑफ द F ऑफ द CC इंटू ASC। ठीक है, कुछ कोई ऐड ही करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास देखो C1 का वैल्यू कितना आया, डायग्राम से C1 आया हमारा जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में, क्योंकि हम लोग जो सेक्शन फर्स्ट क्या लिए थे वो हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन था, और सेकंड सेक्शन 2 जो था उसका टॉप वाले पोर्शन में भी कंप्रेशन वाला स्टील रखे थे, और बॉटम वाले पोर्शन में हम लोग टेंसाइल स्टील भी रखे हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमारा जो टोटल, जूम ऑफ करें, रुक जाओ,
दिख रहा है? देख रहा है सबको? तो हमारे पास देखो टोटल जो कंप्रेशन कितना आया था, जो टोटल कंप्रेशन C1 का वैल्यू हमारा आया था 0.36 FC के इंटू XU इंटू B। हमको उसको हम लोग एनालाइज किए हैं। और C2 का वैल्यू कितना आया था? C2 हमारा आया था, कितना आया था C2? F ऑफ द AC इंटू ASC माइनस ऑफ द F ऑफ द CC इंटू ASC। तो हम लोग और टोटल हमारा टोटल जो कंप्रेशन आया, तो इसको हम लोग CU इजिकल टू C1 प्लस C2 कर देंगे। और हमारा जो टोटल जो टेंशन है वो हमारा है 0.87 FY इंटू AST। तो ये जो हमारा जो टोटल कंप्रेशन इजिकल टू टोटल टेंशन कर देंगे तो हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा टोटल कंप्रेशन कितना था? C1 प्लस C2 0.36 इंटू F ऑफ द CK इंटू XU इंटू B प्लस हमारा F ऑफ द AC माइनस F ऑफ द CC इंटू ASC इजिकल टू कितना होगा? टोटल हमारा जो टेंशन है 0.87 FY इंटू AST। तो हमारे XU का वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा। XU का वैल्यू कितना आएगा? XU यहाँ पे तो आटेगा नहीं। XU इजिकल टू 0.87 FY into AST माइनस F ऑफ द AC माइनस, देख रहे हैं ना सबको, F ऑफ द CC इंटू ASC। रुक जाओ, इसमें तो आटेगा नहीं, इसको नेक्स्ट में करते हैं। XU इजिकल टू यहाँ पे कर दे रहा है, यहाँ आएगा हमारा 0.87 FY इंटू, तुम लोग भी कॉपी में XU का वैल्यू इससे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 0.87 FY इंटू AST माइनस ऑफ द F ऑफ द AST माइनस F ऑफ द CC इंटू ASC डिवाइडेड बाय 0.36 F ऑफ द CK इंटू B। इतना आ रहा है XU, बताओ कैलकुलेट करके XU इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल कंप्रेशन इजिकल टू टोटल टेंशन करेंगे तो आ रहा है, समझ में आया XU कैसे कैलकुलेट करना है? आया समझ में सबको? ठीक है, तो हमको XU क्या होता है? XU किसको बोलते हैं हम लोग? XU न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, तो हमको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ मिल गया। XU का जो वैल्यू है हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ मिल गया। उसका देखो जो हमारा जो FCC है ना, FCC का जो वैल्यू होता है ना, वो ना बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो इसी वजह से हम लोग इसको रखते नहीं है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग इसके वजह से हम जो XU का वैल्यू कितना आएगा, जब हमारा F ऑफ द CC इजिकल टू जब 0 हो जाएगा, इतना छोटा होता है तो हम इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। F ऑफ द CC को हम लोग हटा देंगे, इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो इसी वजह से हमारा कितना आएगा XU इजिकल टू हमारा आएगा 0.87 FY इंटू AST माइनस F ऑफ द SC into ASC into ASC।
ठीक है, तुम लोग समझ लेना ये एफसी है, डिवाइडेड बाय 0.36 एफ ऑफ द सी के इंटू बी। ठीक है, ये हमारा एक्सयू का वैल्यू है, इसी को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि एफ ऑफ द सी का वैल्यू हम तक इतना छोटा होता है, इसको हम लोग नेग्लेक्टेड करते हैं, नेग्लेक्टेड करके चलते हैं। तो हम लोग एक्सयू का जो वैल्यू आएगा 0.87FY इंटू AST माइनस एफ ऑफ द एससी इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के इंटू बी है। ठीक है, तो ये हमको मिल गया न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का वैल्यू। तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कंप्रेसिव फोर्स आता है हमारा, उसको हम लोग किसको, हाँ, तो इसको हम लोग लीवर आर्म से, एफ ऑफ द एससी का वैल्यू हमारा कोड में है, आईएस कोड का वैल्यू हम लोग मिल जाएगा, उसको बताएंगे बाद में। एफएससी का जो वैल्यू होता है ना, IS 456/1978 है, जो SP 16 बोला जाता है, उस कोड में डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम का सेक्शन का डिजाइन है, और उसमें एफ ऑफ द एससी का वैल्यू दिया हुआ है। उसका देखना जो कोड है, हम उसको अपलोड करेंगे तुम लोग का गूगल क्लासरूम में। उसका एफवाई का जब वैल्यू जो 250, 415, 500 के बेसिस में डी डैश बाई डी का जो वैल्यू तुम्हारा रहेगा 0.05 से लेके 0.2 का बीच में, तब हमारे एफ ऑफ द एससी कितना वैल्यू आता है, उसको हम लोग उस कोड से हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ द एससी का जो वैल्यू है। और एक होता है ये जो तुम्हारा कंप्रेसिव जो हम लोग स्टील रख रहा है ना, उसके वजह से हमारा कितना हमारा स्ट्रेन आ रहा है, उसका भी वैल्यू हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से उसको कैलकुलेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाते, ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार देख लो इसको, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट हुआ है, जो हमने बताया है समझाया है वही दिया है। हम इसको जूम कर देते हैं, तुम एक बार देख लो, समझ में आ ही गया हो सबको। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बताया है, जो टोटल जो एम्यू होगा, एम्यू का जो वैल्यू है, एम्यू इज इक्वल टू कितना है, एम्यू लिमिटिंग प्लस हमारा एम ऑफ द U2। ठीक है, तो हमारा एम्यू लिमिटिंग कितना है, जो हम लोग सिंगली के केस में हम लोग रखे थे, जो वैल्यू है वही है एम्यू लिमिटिंग जो है। बस MU2 का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते, जो हमारा कंप्रेसिव जो फोर्स आता है, उसको जब हम लोग लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमारा सिंगली के केस में जो फास्ट जो सेक्शन हमने बताया है, जो हमारा जो फास्ट सेक्शन है, जो हमारा पास ये हमारा सेक्शन है दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग वाला पेज में एक बार चेक कर लेना, जो जिसमें नीचे में भी सेक्शन है, इसको हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड किए हैं, जिसका बस बॉटम वाले पोर्शन में रखे हैं स्टील, और सेकंड वाले सेक्शन जो है, जो सेकंड सेक्शन है, उसका टॉप में भी हम लोग स्टील प्रोवाइड किए हैं, और बॉटम में भी हम लोग स्टील प्रोवाइड किए हैं। और इस सेक्शन के केस में हमारा हम लोग लिए है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटिंग है, और इस सेक्शन के लिए हम लोग लिए है एम ऑफ द U2। ठीक है,
तो हमारे एमयू लिमिटिंग क्या होगा, जो हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के केस में जितना हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया था उसी को ही हम लोग लेके चलेंगे। तो सिंगली के केस में हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आया था, कितना आया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? सिंगली के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आया था फॉर कंप्रेसिव एरिया के? इनटू, हाँ ये हमारे लीवर आर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट हमारा mu2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारा हो गया mu लिमिटिंग का वैल्यू हमको मिल गया। तो mu2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, mu2 जो सेकंड वाले सेक्शन के केस में mu2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जो हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना मिला था एफ ऑफ द एसी इंटू एएससी माइनस एफ ऑफ द सीसी। तो इसमें आटेगा नहीं, नेक्स्ट में रख करते mu इज इक्वल टू mu2 इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ द एसी इंटू एएससी माइनस ऑफ द एफ ऑफ द सीसी इंटू एएससी। इसका लीवर आर्म कितना होगा, हाँ d माइनस डी डैश होगा। इसको हम लोग कैसे किए, d माइनस डी डैश, देखो इसको भी बता देती हूँ। हमारा इसमें इस पेज में आ जाओ, इस पिक में देखो, जो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ है इसका वैल्यू है d है, और हमारा जो कंप्रेशन वाले स्टील है ना, इसका कंप्रेसिंग वाला जो कवर दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू हमारा d डैश है। तो इसका वैल्यू हमारा d हुआ, तो ये हमारा d डैश हुआ। तो हमारे mu2 के केस में लीवर आर्म कितना आएगा, लीवर आर्म कितना होगा, d माइनस, हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू लीवर आर्म आएगा d माइनस ऑफ द d डैश। ठीक है, समझ में आया? इसके केस में हमारा जो लीवर आर्म आएगा d माइनस डी डैश, और हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स है हमको तो मिल ही गया, जो C2 का जो वैल्यू है हम लोग कैलकुलेट किए हैं, उसका वैल्यू हमारा आया एफ ऑफ द एससी इंटू एएससी माइनस ऑफ द एफ ऑफ द सीसी इंटू डी माइनस डी डैश। ठीक है, तो हमको लीवर आर्म mu2 के केस में हमको मिला d माइनस डी डैश, वो हमारा mu लिमिटिंग का वैल्यू भी हमको मिल गया। mu लिमिटिंग कितना है 0.36 एफ ऑफ द सी के इंटू एफ ऑफ द सी के इंटू एक्स यू इंटू बी इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। तो ये हमारा mu लिमिटिंग भी मिल गया, mu2 भी मिल गया। तो हमारा टोटल मूवमेंट कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल मूवमेंट आएगा कौन है, कौन है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सुधांशु, सुधांशु होगा ना? सुधांशु तुम लाइन पे हो? इसको तो हमने तो हमारे पास देखो, जो टोटल मूवमेंट कितना आएगा, टोटल मूवमेंट m का वैल्यू, तो हमको mu लिमिटिंग भी मिल गया और mu2 भी मिल गया। तो टोटल मूवमेंट कितना होगा 0.36 इंटू एफ ऑफ द सी के इंटू एक्स यू इंटू बी इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू प्लस एफ ऑफ द एस सी माइनस ऑफ द एफ ऑफ द सी सी इंटू एस सी इंटू डी माइनस डी डैश। देख रहे हैं ना सबको? देख रहे हैं?
तो हमको टोटल मूवमेंट का वैल्यू हमको मिल गया। टोटल मूवमेंट आ रहा है एमयू इज इक्वल टू 0.36। ये हमारा क्या है, एमयू लिमिटिंग है। एमयू लिमिटिंग का जो वैल्यू है हमारा जो सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए, और एक इसका वैल्यू क्या है, हमारा एम ऑफ द U2 है। ठीक है, तो इसको प्लस हमारा एम ऑफ द U2 ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मूवमेंट मिल गया। तो टोटल मूवमेंट तो मिल गया है, ठीक है हम लोगों को। उसके बाद आते हैं जो टेंशन व कंप्रेसिव वाले जो स्टील है ना, टोटल हमारा कंक्रीट के केस में स्ट्रेन कितना आता है। टोटल कंक्रीट के केस में सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो हमको बताओ टोटल कंक्रीट के केस में कितना आता है। सपोज हम लोग ESC का, एस साइलेंट AC का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बताती हूँ अभी। सपोज देखो ये हमारे पास डबली रेनफोर्स्ड बीम है, यहाँ पे भी हम लोग स्टील दे के रखे, अब बॉटम वाले भी पोर्शन में हम लोग स्टील दे के रखे, और इसका जो स्ट्रेन डायग्राम आ रहा है ऐसे शेप में आ रहा है। इसका जो स्ट्रेन डायग्राम ऐसे आ रहा है, और इस जो कंप्रेशन वाले जो स्टील है ना, इसके वजह से भी स्ट्रेन यहाँ पे आएगा ना, तो ये जो स्ट्रेन आ रहा है ना, इसको हम लोग एफ साइलेंट AC लेके चल रहा है। और हमारा मैक्सिमम कंक्रीट के केस में स्ट्रेन कितना होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है कंक्रीट के केस में, ये वाला 0.0035 होता है इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम स्ट्रेन। और ये जो कंप्रेशन वाले जो स्टील है ना, इसके वजह से जो हमारा स्ट्रेन आता है वो हमारा एफ साइलेंट AC है। ठीक है, और इसका हमारा इफेक्टिव डेप्थ कितना है, ये हमारा D है, और यहाँ पे कवर है D डैश्ड है, हमारा कितना वैल्यू है D डैश्ड है, और इस वाले पोर्शन का वैल्यू कितना है D माइनस D डैश्ड है। और हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन फॉर द स्टील के केस में कितना है 0.87 FY डिवाइडेड बाई AST, सॉरी 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES प्लस कितना है 0.002। कितना मैक्सिमम स्ट्रेन है, मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील के केस में कितना आता है बताए थे, बताओ 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES प्लस आएगा 0.002। ठीक है, इतना स्ट्रेन आता है कि नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील के केस में कितना होता है 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का हिसाब से हम लोग एफ साइलेंट AC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो इस जो ट्रायंगल देख रहा है ना 0.0035 डिवाइडेड बाय ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक कितना है XU है ना, तो हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में 0.0035 डिवाइडेड बाय XU, ये फर्स्ट ट्रायंगल देखो, फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय XU इज इक्वल टू एफ साइलेंट AC है, ये वाले पोर्शन क्या है एफ साइलेंट AC डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये हमारा XU हुआ और ये हमारा D डैश हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाले डिस्टेंस कितना लेंगे बताओ, ये वाले डिस्टेंस देखो हमारे तरफ, ये डिस्टेंस हम लोग कितना लेंगे XU माइनस D डैश। तो यहाँ से हम लोग एफ साइलेंट AC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये हमारा एफ साइलेंट AC क्या होता है स्ट्रेन इन कंप्रेसिव स्टील। तो एफ साइलेंट AC का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आएगा 0.0035 इंटू 1 माइनस D डैश डिवाइडेड बाई XU, कितना आ रहा है
हमको न्यूमेरिकल में बोला जो हमको कैलकुलेट करके बताओ स्ट्रेन इन कंप्रेसिव स्टील का वैल्यू कितना होगा। तो हमको डी डैश का वैल्यू जो कवर है दिया हुआ है, और हमको एक्स यू का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने फॉर्मूला बताया है। एक्स यू का जो वैल्यू होता है 0.87 इंटू एस टी माइनस एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ ऑफ द सी सी इंटू एस सी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ ऑफ द सी के इंटू बी। उससे हमको एक्स यू का वैल्यू मिल जाएगा, और डी डैश का वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, तो हमको एफ साइलेंट एस सी का वैल्यू कितना आएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको कैलकुलेट करके बता देंगे एफ साइलेंट एस सी का वैल्यू कितना आता है। मतलब एफ साइलेंट एस सी क्या है, कंप्रेसिव स्टील के केस में इसका स्ट्रेन है। कंप्रेसिव जो स्टील है इसका जो स्ट्रेन है एफ साइलेंट एस सी है। समझ में आया? एफ साइलेंट एस सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? इसको इरेज करेंगे, बताओ। ओके, टेबल बताती हूँ तुम लोग। तो तुमको जाना है कोई जगह में क्या? पावर बैंक नहीं है क्या? पावर बैंक नहीं है? पावर बैंक खरीद लो। अरे तो ऑफर दे रहा है अमेजोन वगैरह में। ये तो हमको मिल गया एफ साइलेंट एफ सी का वैल्यू हमको मिल गया। तो हमको एक टेबल दिखाते हैं तुम लोगों को, जिसके हम लोग एफ ऑफ द एस सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जिसके हम लोग एफ ऑफ द एस सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये सबका हो गया ना? हम इरेज कर दे? हो गया सबका? हमने जो बताया ना सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे देखो वही चीज कैलकुलेट किया हुआ है। अगर तुम लोग देख लो इस साइलेंट एस सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमको मिला। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जो एफ साइलेंट एफ ऑफ द एस सी का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो एक टेबल है, तो लोगों को कोड भी हम शेयर करेंगे। SC16 जो हमारा पुराना वाला वर्जन है, ये तो नया वर्जन है IS456 2000 है। इसका पुराना वाला भी पिछले वर्किंग स्ट्रेस मेथड वगैरह भी उसमें दिया हुआ है। उसका भी एक वर्जन है जिसका IS कोड है IS456। जो IS कोड है ना IS456 है 1978 है। तो इसको हम लोग SC16 भी बोलते हैं। इस कोड से हमको वैल्यू मिला है, सॉरी 1987 है, 1987 है। ठीक है, इस कोड से हमको ये जो वैल्यू है ना एफ साइड एफ ऑफ द एस सी, एफ ऑफ द एस सी क्या होता है बताओ? इतना तो क्लास करवा दिए। एफ ऑफ द एस सी क्या होता है? कंप्रेशन वाला जो स्टील है ना, उसके केस में कंप्रेसिव स्टील का जो स्ट्रेस होता है वो एफ ऑफ द एस सी है। तो उसका वैल्यू हमारा
इस टेबल से कैलकुलेट होगा जब हमारा डी डैश बाई डी डैश क्या है, कंप्रेसिव वाले एरिया का जो स्टील है उसके ऊपर वाले जो टॉप पोर्शन का जो डिस्टेंस है, कंप्रेसिव वाले जो कवर देते हैं ना, कवर का जो डिस्टेंस है, डी डैश डिवाइडेड बाई डी क्या है, हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, एकदम सेंटर तक का जो टेंशन वाले स्टील का सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है, तो ग्रेड ऑफ द स्टील जो Fy है, Fy जो माइल्ड स्टील होता है ना, माइल्ड स्टील के केस में जो F ऑफ द Ac होता है ना, बस ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर ही डिपेंड करता है। बस HY बार के केस में जो हमारा F ऑफ द Ac का जो वैल्यू है ना, वो हमारा डी डैश बाई डी प्लस ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बस माइल्ड स्टील के केस में हमारा जो देखो यहाँ पे जो F ऑफ द Ac का वैल्यू 217 देख रहा है सबको, F ऑफ द Ac का वैल्यू, तो F ऑफ द Ac का वैल्यू माइल्ड स्टील के केस में कितना आया, तो देखो माइल्ड स्टील के केस में हमारा जो स्ट्रेंथ कितना होता है 0.87 ऑफ द Fy होता है, तो 0.87 इंटू Fy माइल्ड स्टील के केस में कितना है, माइल्ड स्टील के केस में Fy का वैल्यू कितना है, कोई बताओ। Fe250 माइल्ड स्टील होता है, Fe250 माइल्ड स्टील होता है कि नहीं, ये बताओ। तो Fy का वैल्यू कितना है, Fe250 के 250, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 217 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। माइल्ड स्टील के केस में ये जो वैल्यू है F ऑफ द AC का वैल्यू है ना, वो डी डैश बाई डी का हर वैल्यू के साथ 217 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होगा। माइल्ड स्टील के केस में जब डी डैश का बाई डी का वैल्यू जब हमारा 0.05, तो F ऑफ द AC का जो वैल्यू है ना वो हमारा 217 आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और जब हमारा डी डैश बाई डी का वैल्यू जब 0.10 है उसके भी केस में हमारा 217 है। जब हमारा डी डैश बाई डी का वैल्यू 0.15 है उसके भी केस में हमारा F ऑफ द AC का वैल्यू 217 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब हमारा 0.20 है उसके भी केस में हम लोग माइल्ड स्टील एक्सेप्शनल है, इसके एक्सेप्शनल इस केस में है क्योंकि माइल्ड स्टील के केस में हम लोग जो F ऑफ द AC का वैल्यू बस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो स्टील के केस में जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ आता है 0.87 Fy होता है, वही वैल्यू है हमारा माइल्ड स्टील के केस में F ऑफ द AC